भाग होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट। बीटेक करना है, बीएससी करना है, बीए करना है। जम्मू भी अप्लाई किया, सभी जगह, मतलब अक्रॉस इंडिया मैंने कहीं भी नहीं छोड़ा, मैंने सभी जगह अप्लाई किया जहां जहां के सेम ही नोटिफिकेशन। जब भी आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा उसी के दिन जैसे रिटर्न का रिजल्ट। आप उसमें क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट डे आपका डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन होगा। फिर उसके नेक्स्ट वो जो स्टैंडर्ड प्रोसेस। अच्छा ये जो ओके, तीन क्योंकि स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप्स फॉलो होते हैं, बाकी उनका थोड़ा सा बहुत हाँ थोड़ा वो बहुत वेरी कर क्वेश्चन सकते पैटर्न हैं डिफरेंट लेकिन हो सकता है, लेकिन ये स्टेप तो ये सेम रहेंगे ऐसा। एग्जैक्टली सेम ओके, सेम। क्योंकि लाइक में से करेक्ट करेक्ट। हाँ। अगर आप अपने रिसर्च डोमेन से भी व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, वो कैसे काम करता है, छोटा सा वो आप वो चीजें बता सकते हैं, जो कि अगेन बीटेक लेवल पे आप पढ़ाएंगे जाके बेसिकली इट्स अ टीचिंग असेसमेंट स्किल असेसमेंट। हो सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो जाता है, इसमें दोनों से था। अच्छा। सो मेजर पार्ट जनरली टीचिंग से ही होता है, जो Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. हेलो, वेलकम एवरीवन इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सिंपल साइंस। और आज जो हमारे बीच हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र कुमार, और ही इज करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट NIT तिरुचिरापल्ली, also called as NIT Trichy, in Department of Computer Applications। और जितेंद्र सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हम लोगों ने काफी टाइम तक एक दूसरे के साथ काम किया था। वी वर कलीग्स बैक इन 2014 एंड 15। और हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं काफी लंबे समय से। सो लास्ट एपिसोड मैंने किया था डॉक्टर विवेक के साथ, ही इज फ्रॉम NIT नागपुर, और उसमें हमने उनके रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था। सो सिमिलरली उसी सीरीज में हम आज NIT त्रिची में डॉक्टर जितेंद्र के रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि NITs बेसिकली एस्पिरेंट से क्या एक्सपेक्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट। सो आई हार्टली वेलकम डॉक्टर जितेंद्र। सो सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, और थैंक यू कि आपने मेरी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफी अच्छा लग रहा है बहुत दिनों के बाद आपको सामने देखकर और बातें करके। तो सर सबसे पहले तो हाँ, ये मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहूंगा कि आपसे कि आपकी एकेडमिक जर्नी के बारे में आप थोड़ा मुझे बताइए। ओके। तो बेसिकली स्कूलिंग के बाद सब, जैसा कि सबके सामने एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है कि व्हाट इज नेक्स्ट। बीटेक करना है, बीएससी करना है, बीए करना है, सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। सो सेम कंफ्यूजन हमारे साथ भी था कि क्या करें, बीटेक करना है, इलेक्ट्रिकल में करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स में करना है, सीएस में करना है, या कुछ और करना है। सो हम्म। फाइनली उस कंफ्यूजन से निकलते 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 वी लैंडेड अप इन बीसीए। तो बेसिकली मेरा ग्रेजुएशन बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से है। उसका एक एफिलिएटेड कॉलेज है, श्रीजी बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ व्यावसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इस तरीके का कुछ नाम है। वहाँ से है, मेरा मथुरा से बीसीए है। अच्छा। उसके बाद अगेन देन, इफ यू रिमेम्बर 2008 के टाइम पे काफी बड़ा रिसेशन था, तो इंडस्ट्री में करेक्ट। जॉब्स नहीं थे। तो हम्म। काफी अगेन सिमिलर डिलेमा हमारे सामने फिर से था कि व्हाट इज नेक्स्ट। तो क्योंकि बीटेक नहीं था, एमटेक नहीं कर सकते थे, और एकेडमिक्स में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट था कि शायद कहीं टीचर बनेंगे। तो उस लाइन को फॉलो करते हुए हमने फिर एमएससी इन कंप्यूटर साइंस किया, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से। एंड देन उसके बाद फिर मैंने एमटेक परस्यू किया, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया था कि अगर आपको टेक्निकल एजुकेशन में, एकेडमिक्स में जाना है, यू नीड टू हैव एमटेक। उस टाइम पे हम्म। एआईसीटी और यूजीसी के जो नॉर्म्स थे उसमें एमटेक था, कि एमटेक के बेसिस पे यू कैन गो। यस। तो हम लोगों ने किया, बाय द टाइम एमटेक किया, देन अगेन कुछ रिफॉर्म्स हुए, देन इट बिकम्स लाइक पीएचडी। के पीएचडी आपको चाहिए, देन यू कैन बिकम अ प्रोफेसर इन सम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स। तो हाँ। उस चीज को फॉलो करते हुए फिर बीच में एक छोटा सा गैप लिया, उस गैप में हम लोग मिले, उसी टाइम पे हाँ। हम लोग यस। मिले। करेक्ट। फिर कुछ टाइम हम लोगों ने, फिर अब ये नहीं करना था कि कहीं से भी पीएचडी कर ली, है ना, कुछ
प्रॉपर प्लानिंग के साथ कुछ आगे बढ़ना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लिया। उसके बाद फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन किया एनआईटी कुरुक्षेत्र में, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। ओके 2015 में मैंने पीएचडी ज्वाइन किया, देन 2019 में पीएचडी कंप्लीट किया। उसके बाद फिर अगेन हम लोगों ने कोशिश की कि कहाँ पे हम जा सकते हैं, क्या क्या कहाँ पे हमारी प्रोफाइल सूट करती है। वो एक छोटी सी प्राइमरी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स, वो एक छोटी सी की, फिर उसके हिसाब से प्लान किया कि कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक कि आप हर जगह अप्लाई करो और आपका हर जगह हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा आपको भी सेंस होता है कि वेयर यू फिट बेटर। तो उस हाँ हिसाब सही से बात हमने है। शुरू शुरू किया, और फिर फाइनली हम जो फर्स्ट कॉल थी मेरे पास वो एनआईटी ट्रिची से ही थी, ओके एंड आई गॉट सेलेक्टेड एंड सिंस देन आई एम हियर। नाइस। आपने बीच में भी एक बात कही कि जब आप और हम एक साथ काम कर रहे थे, सो वहां पर आपने ये डिसाइड किया कि अब ये तो नहीं करेंगे कि कहीं से भी पीएचडी कर लो। दैट्स क्वाइट राइट कि उस टाइम पे हम दोनों ही एक्चुअली पीएचडी ज्वाइन करने के लिए एफर्ट कर रहे थे, और ये वहां के एक्सपीरियंस से हमें समझ में आ गया था कि अब एक क्वालिटी एजुकेशन मैंडेटरी है। कहीं से भी और कुछ भी बस एक काम चलाऊ काम करने से फायदा नहीं होगा। इट्स नॉट लाइक कि वी वर लुकिंग फॉर सम ब्रांड, करेक्ट कि ब्रांड होना चाहिए, बट वी वर लुकिंग फॉर सम क्वालिटी वर्क, कि जो एजुकेशन है उसमें क्वालिटी होना चाहिए। दैट इज करेक्ट करेक्ट। क्वाइट राइट। सो जितेंद्र सर, अब मुझे आप अपने ना एनआईटी त्रिची के रिक्रूटमेंट एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से बताइए कि कैसे आपने मतलब अप्लाई किया, तो कॉल आया तो फर्स्ट स्टेप क्या था, देन कितने सारे स्टेप्स हुए, क्या क्या हर स्टेप पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे डिपार्टमेंट एनआईटी त्रिची का। सो उसके बारे में कुछ बताइए। तो जुलाई में 2019 में मैंने अपना पीएचडी सबमिट किया। देन उसके बाद जब जैसे जैसे कॉल्स आ रहे थे एनआईटीज के, क्योंकि अब मेरा फोकस था कि मुझे एनआईटी सिस्टम में ही जाना है, एनआईटी ट्रिपल आईटी या इस टाइप की जो हम्म अब ये कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कैटेगरी मैंने फाइनल की थी कि ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे जाना है। हम्म कोई लोकेशन वाइज रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि मुझे यहीं पे रहना है या इसी कॉलेज में जाना है, वैसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। बट हाँ, ये था कि कुछ अच्छे कॉलेज से मुझे करियर स्टार्ट करना है अपना। ओके तो कुछ कॉल्स आए, जैसे एनआईटी अगरतला का कॉल था उस वक्त, एनआईटी ट्रिची का कॉल था, कुछ दो चार एनआईटीज के और थे, शायद मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है। तो जब यहाँ का हमने अप्लाई किया, अप्लाई जो रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट था, अगर मुझे सही से याद है तो शायद अक्टूबर नवंबर के महीने में नोटिफिकेशंस आए थे। ओके तो अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा आप अगर आप सराउंडिंग्स में देखें तो आपकी सराउंडिंग्स में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये भी कहते हैं कि लेकिन इतनी दूर जाना ठीक नहीं है, यहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे सिर्फ वहाँ के लोगों का होता है, या वहाँ पे सिर्फ उन चलता है। पर्टिकुलर चीज मैं अपने होता लगभग है ना। एपिसोड में बोलता हूँ। तो वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें सुनने को मिली, बट उन चीजों को ध्यान में न देते हुए मैंने अगरतला से लेकर ट्रिची तक सभी जगह अप्लाई किया। एक जम्मू भी अप्लाई किया, सभी जगह मतलब अक्रॉस इंडिया मैंने कहीं भी नहीं छोड़ा, मैंने सभी जगह अप्लाई किया जहां जहां के नोटिफिकेशंस आए, जो जब तक मुझे यहाँ पे नहीं मिला तब तक। ओके तो उसके बाद जब यहाँ पे हमने अप्लाई किया, अक्टूबर नवंबर में अप्लाई किया, और मुझे लग रहा था कि जैसा उस टाइम पे जो एक नॉर्मल और एवरेज स्पीड थी एनआईटीज रिक्रूटमेंट सिस्टम की, कि यहाँ 6-7 महीने बाद शायद कॉल आएगा। हम्म बट उसके अपोजिट मुझे यहाँ से जो शॉर्टलिस्टिंग का ईमेल आया वो करीब जनवरी एंड में आ गया था। ओके विद इन विद इन 2 टू टू 3 months। 2.5 months हम्म शॉर्टलिस्टिंग आ गया। हम्म उसके बाद शॉर्टलिस्टिंग के बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ का क्या है, तो उन्होंने 3 स्टेप्स रखे हैं। ओके सबसे पहले आपका शॉर्टलिस्टिंग के बाद ऑफ कोर्स रिटेन होगा। ओके रिटेन के बाद एक और शॉर्टलिस्टिंग होगी। अगर आप उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपका एक डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन होगा, ओके एंड जिसका भी डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन होगा वो कमेटी इंटरव्यू के लिए जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, जिसमें से एक जगह आपको शॉर्टलिस्ट होना होता है। बाकी अगर वो स्टेप आप क्रॉस कर लेते हैं, देन यू विल गो फॉर द प्रेजेंटेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू। और सेम डे में इंटरव्यू ही? के बाद मतलब सेम ही जब भी आपको रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा उसी के
दिन जैसे रिटर्न का रिजल्ट आ जाएगा और अगले दिन ऐसे ऐसे नहीं? हाँ, जैसे ये 3 दिन का प्रोसेस होता है। पहले दिन आपका रिटन होगा, सेम डे आफ्टरनून इवनिंग तक आपका एक रिजल्ट आएगा। अगर आप उसमें क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट डे आपका डिपार्टमेंटल प्रेजेंटेशन होगा, फिर उसके नेक्स्ट डे इंटरव्यू होगा। अच्छा, और ओके। उसमें डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स हैं। अगर कैंडिडेट्स ज्यादा होते हैं तो फिर आपका नेक्स्ट डे भी हो सकता है। तो 3 to 4 days का प्रोसेस रहता है, हम्म। मिनिमम 3 days एंड इट गो अप टू 4 days। ओके। तो ये ओवरव्यू है ये आपका, कि ये पूरा इस तरीके से रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है। ओके। बाकी जो रिटिन में, अगर आप कहें कि रिटिन में क्या है कैसे है, हाँ तो हाँ, मैं मोर उसी और को पूछने वाला था। मोर और लेस गेट का सिलेबस फॉलो होता है। स्टैंडर्ड गेट का सिलेबस होता है। स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन पैटर्न होता है वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर टू गेट होता है। तो हम्म अगर आपने गेट की प्रिपरेशन अच्छे से की है तो आपके फेयर इनफ चांसेस हैं कि आप इसको आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ओके। उसके लिए आपको गेट का पूरा सिलेबस, एटलीस्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, लगभग जो 8 से 10 कोर सब्जेक्ट्स हैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, एंड देन इट्स गुड। ओके। अच्छा, तो ये जैसे एक बीच में मेरा एक सवाल है, एनआईटी त्रिची में जितने भी डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट होती है, तो उन सब में सेम पैटर्न फॉलो होता है कि पहले रिटर्न होगा, देन शॉर्टलिस्टिंग होगी, देन दो हाँ, जो? स्टैंडर्ड प्रोसेस। अच्छा, ये जो ओके, तीन क्योंकि स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप्स फॉलो होते हैं। बाकी उनका हाँ, थोड़ा वो बहुत वेरी कर क्वेश्चन सकता पैटर्न है डिफरेंट हो सकता लेकिन है, लेकिन हाँ, ये स्टेप तो ये सेम रहेंगे, ऐसा? एग्जैक्टली सेम। ओके, सेम। क्योंकि लाइक लास्ट एपिसोड में एनआईटी नागपुर के बारे में हमने बात की थी डॉक्टर विवेक से, तो उनके यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट था, उनके यहाँ रिटर्न नहीं था, लास्ट के दो थे। ओके। हाँ, हाँ। अभी शायद कुछ एनआईटीज ने ही अभी तक रिटन को हटाया, मतलब नहीं शुरू किया है। बाकी मोस्ट ऑफ द एनआईटीज ने, जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो सभी लोग जो, अगर आप स्पेशली 6,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं इनिशियल ग्रेड पे के लिए, कि जो हम्म एंट्री लेवल है, उस पे वो रिटन रखते हैं। अबव 6,000 मोस्ट ऑफ द एनआईटीज वो नहीं करते हैं, रिटन नहीं रखते हैं, बस सीधे उनका इंटरव्यू और प्रेजेंटेशन चलता है। ओके। सो फिर आपने रिटर्न क्लियर किया, देन? हाँ, रिटन क्लियर किया। सो एज यूजुअल, क्योंकि इट वाज लाइक अ ड्रीम टू कम इनटू एनआईटी सिस्टम, वी वर एक्साइटेड। तो हम लोग वापस गए, अपना नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन स्टार्ट किया। सो बेसिकली नेक्स्ट डे जो आपका प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन जनरली टीचिंग स्किल्स को एनालिसिस करने के लिए ही होता है, कि हाउ वुड यू डिलीवर इन द क्लास, हाउ वुड यू हैंडल द क्वेरीज फ्रॉम द क्लास। तो हम्म ये मेजर एस्पेक्ट होते हैं कि आप कैसे उस चीज को करते हैं। तो आप किसी भी अपने चॉइस के टॉपिक पे, विद इररिस्पेक्टिव ऑफ टीचिंग डोमेन और रिसर्च डोमेन, आप किसी भी टॉपिक पे एक प्रेजेंटेशन लेके आए, प्रेफरेबली प्रेजेंटेशन, अदरवाइज आप बोर्ड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो दोनों इट्स चीज अप टू यू अलाउड है? द कैंडिडेट। हाँ, इट्स अप हम्म टू द कैंडिडेट कि वो कैसे करना चाहता है। लेकिन बट रहेगा वो व्हाट कोई आई टॉपिक जो बीटेक के बच्चों को पढ़ाने वाला है उसी में से? करेक्ट, करेक्ट। हाँ। अगर आप अपने रिसर्च डोमेन से भी प्रेजेंट करना चाहें तो वो बेसिक लेके आए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका मशीन लर्निंग डोमेन है तो उसका बेसिक सा, फॉर एग्जांपल अगर व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, वो कैसे काम करता है, छोटा सा, वो आप वो चीजें बता सकते हैं, क्योंकि अगेन बीटेक लेवल पे आप पढ़ाएंगे जाके। बेसिकली इट्स ए टीचिंग असेसमेंट स्किल असेसमेंट है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। हम्म तो उसमें आपको 10 to 15 मिनट्स मिलते हैं कोई भी एक टॉपिक को प्रेजेंट करने के लिए, फॉलोड बाई दी क्वेश्चंस। और उसमें जो एक्सपर्ट्स होते हैं जनरली वो डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स होते हैं, और कुछ दूसरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर्स होते हैं। ओके। It's not completely within the department. The committee may have the professors from the other departments as well. एज वेल, ओके। तो वो फिर आपसे एक 5 से 10 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। और उसके बाद फिर देन दे रिकमेंड देयर रिकमेंडेशंस के कितना आप सुटेबल हो टीचिंग के लिए, क्या क्या हम्म आपके स्ट्रॉन्ग एंड वो सारी चीजें, वो मुझे नहीं पता है वो किस लेवल पे करते होंगे, बट सम रिकमेंडेशंस माइट गो टू दी इंटरव्यू कमेटी। देन उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताइए हमें। हाँ, तो काफी प्रेशर वाला काम होता है इंटरव्यू देना। हाँ, सो उस टाइम तो स्पेशली बहुत जब डर ये लग आपका रही होगी। पहला हो। हाँ, स्पेशली वो जब आपका पहला इंटरव्यू हो। तो ये मेरा पहला इंटरव्यू था एनआईटी सिस्टम में टीचिंग पोस्ट के लिए। तो अगेन अब इंटरव्यू काफी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन।
तो उसमें कुछ जनरलाइजेशन करना बहुत मुश्किल होगा कि इस तरीके का इंटरव्यू हाँ होता सही है, तो बात मैं है, अपना हाँ करेक्ट करेक्ट। शेयर कर सकता हूँ। तो उसमें जैसे हम लोग गए तो बेसिकली एक कमेटी होती है, उसमें 7 to 8 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग योर एचओडी एंड द इंस्टीट्यूट डायरेक्टर। बाकी सारे लोग एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि दूसरे इंस्टीट्यूट से आते हैं, ओके। बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। वो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के जो भी चीज़ें रहती हैं। उसके बाद जब आप, जैसे हम लोग गए, जैसे मैं गया, तो अगेन वहाँ पे एक टीचिंग असेसमेंट हुआ। ओके। दिस वाज क्विक टीचिंग असेसमेंट। उसमें आपको बताया नहीं गया, दिस वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग टू ऑल ऑफ अस। हम जैसे बाद में जितने लोग रिक्रूट हुए तो बातें हुई, तो हाँ ये था कि ऑलमोस्ट सबका था कि वो फिर से आपको वहाँ पे असेस कर रहे थे कि आपके टीचिंग स्किल्स क्या हैं। फिर रैंडमली आपको बोला गया है अचानक से आप किसी टॉपिक पर पढ़ाइए। हम्म। तो वो शायद, मुझे लगता है, ये मेरा अपना मानना है कि शायद वो इसलिए है कि क्लास में जो ऑल ऑफ सडन कुछ चीजें होती हैं उनको आप शायद कैसे हैंडल कर पाए। हैंडल करते हैं। तो शायद इसलिए उन्होंने एक छोटा सा, मुश्किल से 5 मिनट का, 3 to 5 minutes विल गेट टू प्रेजेंट सम टॉपिक। आप उस पर पढ़ाइए, वो बोर्ड पे होगा, उसमें स्लाइड्स नहीं हो सकते हैं। एंड देन क्वेश्चन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ओके। सो क्वेश्चंस जो थे वो, जो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ आफ्टर द प्रेजेंटेशन, तो वो क्वेश्चंस बेसिक लाइक अगेन फ्रॉम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के से रिलेटेड थे, या आपकी रिसर्च से रिलेटेड, या ओवरऑल इन जनरल था? कॉम्बिनेशन ऑफ, गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? मेरे केस में दोनों से था। अच्छा। सो मेजर पार्ट जनरली टीचिंग से ही होता है। जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो आपको कितना आता है बेसिकली, हम्म। हम्म। क्योंकि जो सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ योर जॉब इज टीचिंग, है ना। सबसे ज्यादा आपको काम टीचिंग पे करना है, तो वो उनका मेजर एरिया हम्म। रहता है, ये चेक करना कि आप टीचिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितना नॉलेज है। और वो ऐसा नहीं है कि बहुत उल्टे सीधे या बहुत एडवांस लेवल पे जाके आपसे क्वेश्चनिंग होती है। बेसिक्स, बेसिक्स। जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके बेसिक्स वो आपसे पूछेंगे। और हाँ, फिर रिसर्च पे आते हैं, फिर रिसर्च के आपके बेसिक्स पूछेंगे। अगेन वो बेसिक्स पे ही रहेंगे, आपने क्या किया दैट इज डिफरेंट थिंग। जो रिसर्च जिस डोमेन में किया है उस डोमेन की बेसिक जानकारी आपको है या नहीं, वो ये जानना चाहते हैं, है ना। हम्म। क्योंकि आ, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आज की डेट में कि लोग रिसर्च के नाम पे कुछ भी करते हैं, बट उनको बेसिक्स की चीज क्लियर ही नहीं होते हैं, है ना। तो वो उस चीज को हम्म। असेस करने के लिए शायद वो बेसिक्स देखते हैं कि आपके मतलब एक रूट लेवल से स्टार्ट किया है या नहीं किया है ना। तो वो सारी चीज है। और बस उसके बाद फिर आपका नॉर्मल क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं। और ये जो ड्यूरेशन होता है वे अगेन वेरी करता है। फॉर एग्जांपल जो मेरा इंटरव्यू चला था शायद 30 to 40 मिनट के बीच में कहीं था। ओके। ऑन एन एवरेज 30 मिनट्स लगभग लगता है। लगता है। और तो सर इसके बाद ये रिजल्ट कितने दिन में आया था आपका, कि फाइनल यू आर सिलेक्टेड? सरप्राइजिंग, हाँ इट्स वेरी सरप्राइजिंग। जनरली जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस था या सुना था, हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, जब सुना था काफी लोगों से, तो वो लोग बताते थे कि एनआईटीज या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के जो रिजल्ट हैं, आपने अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, उसके 1 साल बाद आते हैं, 2 साल बाद आते हैं। है ना, जनरली ऐसा मैंने सुना था। या एनआईटीज में अगर आप आए तो वो भी बताते थे कि 5 5 महीने 6 6 महीने करीब लगते हैं। तो मेरा इंटरव्यू था वो मार्च 2020 में था, जस्ट बिफोर कोविड। ओके। एंड आई गॉट माई रिजल्ट यू नो द डे व्हेन लॉकडाउन वाज स्टार्टेड, विद इन 1 मंथ। अच्छा, एक महीने में आपका रिजल्ट आ गया? विद इन 1 मंथ Okay. सभी रिजल्ट्स आ गए। सो आप अक्टूबर से लेके मार्च में इन्होंने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया था, लगभग 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन। ओके। सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन, थोड़ा सा आउट ऑफ द अभी सिनेरियो है। क्या आपको ऐसा फील हुआ वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि वो साउथ इंडियन एरिया है, इंडिया का साउदर्न पार्ट है, तो वहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो इस तरीके के आपने क्या चीज़ों को फील किया वहाँ पे? नहीं कि देखिए, क्योंकि इसमें आप दो, नॉर्थ इंडिया के हैं, तो वहां पे जो आपने शुरुआत में बात बोली, कि हालांकि आपने फील नहीं किया, फिर भी मैं एक ये डिलिबरेटली ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ कि साउदर्न हाँ पार्ट में साउदर्न लोगों को ज्यादा
प्रिविलेज दी जा रही थी, या आपको कोई दिक्कत फेस आई वहां पे रिक्रूटमेंट के दौरान, इस वजह से क्योंकि आप नॉर्थ इंडिया के हैं? नहीं नहीं, इसमें एक्चुअली दो एस्पेक्ट हैं कि अगर मैं पर्सनल लेवल पे, जैसे अगर मैं बात करूं सर्वाइवल के लिए, तो थोड़े से लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, क्योंकि आप जब लोकल मार्केट में जाएंगे तो वो लोकल जो सब्जी वाला है उसको इंग्लिश नहीं आएगी, है ना। ये सेम ऐसे ही है जैसे अगर आप अपनी साइड में जाएं किसी गांव के सब्जी वाले से खरीदने के लिए सब्जी, तो उसको इंग्लिश ही नहीं आएगी, वो हिंदी में हाँ। ही बात करे, है ना। तो उस लेवल पे ऑफकोर्स चैलेंजेस हैं। हम्म। लेकिन जब आप प्रोफेशनल लेवल पे आते हैं तो एक नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूट है, यहाँ सबको इंग्लिश आती है, तो वो आप अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। ओके 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 सर, तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो लोग अभी पीएचडी स्टार्ट कर रहे हैं, या अपने इन बिटवीन है, या वाइंड अप करने के स्टेज पर है, और कुछ लोग तो अभी वाइंड अप कर चुके होंगे जिनकी थीसिस सबमिट हो चुकी होगी, और वो अब दे आर लुकिंग फॉर फॉर जॉब्स इन एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज, सो उनके लिए आप कोई सजेशन देना चाहेंगे कि ऐसा कोई एक, मतलब एक अप्रोच जिससे हर्डल्स तो कम नहीं होंगे, बट उनको फेस करना और थोड़ा इजी हो जाए? देखिए सर, पहली चीज तो ये क्लियर करना जरूरी है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चीजें टफ होती हैं, हम्म। पेशेंस बढ़ते हैं, लोग आपसे अच्छा काम करना शुरू करते हैं और वो सारी चीजें होती है, तो आपको प्रिपेयर होना होगा मेंटली भी और प्रोफाइल वाइज भी कि आपसे अच्छे कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, तो आपको हम्म। बहुत सारा एफर्ट्स शुरू से करना है। द मोमेंट यू डिसाइड कि आपको एकेडमिक्स में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, ये जनरली किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई हो सकता है, द मोमेंट सही यू बात। डिसाइड कि मुझे पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, वो सबसे जो सही टाइम है वो वही वक्त है उस चीज से के लिए तैयार होने का। वहीं से जब आप आप स्टार्ट हो जाइए, पहले आप पीएचडी के स्टार्ट में हैं या पीएचडी करने वाले हैं या ज्वाइन करने वाले हैं या पीएचडी खत्म करने वाले हैं, आप किसी भी स्टेज पे हैं, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि मुझे एकेडमिक्स में जाना है, तो आप उसके लिए प्रिपरेशन उसी मोमेंट से स्टार्ट करिए। हम्म। जितना ज्यादा टाइम आपको मिलेगा उतनी अच्छी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके। तो जैसा कि इसमें आपने दो बताया चीज। कि पहले तो रिटर्न ही होता है, तो वो गेट वाली चीज, तो गेट की प्रिपरेशन तो आदमी पीएचडी से पहले करता है, बीच में तो आदमी रिसर्च में बिजी हो जाता है स्टूडेंट, तो फिर वो गेट की वाली नॉलेज जो होती है वो उतनी ब्रशअप नहीं रहती टिल द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन, तो उसको कैसे नहीं, मैनेज करें सर? उसका एक अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि इन मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स जनरली, जैसे जो एनआईटीज हैं, ट्रिपल आईटीज हैं, आईआईटीज हैं, जनरली वहाँ पे जो टीएशिप का कॉन्सेप्ट है कि जनरली जो पीएचडी स्टूडेंट्स होते हैं दे आर टीएस टू सम प्रोफेसर्स, ना। तो जब हम्म। आप टीए हैं तो टीए को आप सीरियसली लें, आप करेक्ट। उसको अपने लिए पढ़ने के लिए मौका माने कि ये आपके लिए बेटर मौका है, आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन बढ़ाएं अपना, वो किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो एक सबसे बेस्ट प्लेस है आपको अपने जो गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको रिवाइज करने का और उनको प्रिपेयर करने और इनफैक्ट सर मुझे ऐसा लगता है टीचिंग स्किल भी आप वहाँ पे अपनी थोड़ी इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लैब में होते हैं, का। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, समझाना, एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, जो भी लोग देखेंगे इसको या देख रहे हैं, कि आप अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको पढ़ाने का मौका दे, लैब में हम्म। दे, ट्यूटोरियल्स में दे। हम्म। स्टार्ट के आप उस मौके का वेट करें, आप उस मौके को मांगिए, है ना। आप अपने लिए मौके बनाइए, आप प्रोफेसर को बोलिए सर मुझे एक लेक्चर लेना है, मुझे एक ट्यूटोरियल लेना है, मुझे पढ़ाना है। सो अगर आपको वहाँ मौके मिलते हैं, आप उन मौके से आपको फायदा ये होगा कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपको सही। क्लास हैंडलिंग आएगी, आपको कि कैसे क्लासेस को हैंडल किया जाता है। तो वो एक सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी किसी भी पीएचडी स्टूडेंट के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए प्रिपेयर किसी भी करना। प्रीमियर इंस्टीट्यूट के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूट के लिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरीज। टीचिंग ऑलमोस्ट सभी जगह सेम ही रहता है। हाँ सही बात है, ये आपने बहुत बढ़िया एक पॉइंट रेस किया, मतलब बताया है, जो कि काफी एक्चुअली हेल्पफुल है अगर इसको प्रैक्टिस में लाया जाए। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि इसमें एक और चीज ऐड की जा सकती है, अभी आपकी बात सुन के मेरे दिमाग में है कि आप अपने सब्जेक्ट्स भी चेंज करवा सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे साथ था, जब मैं टीए करता था तो मुझे ऑलमोस्ट हर बार एक ही सब्जेक्ट में टीए में बनता था, तो हम्म। आप अपने सब्जेक्ट भी चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि जब आप रिटर्न देने जाएंगे एनआईटीज में तो वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम ऑफ गेट सिलेबस आएगा,
हर तरीके के सवाल करेक्ट। होंगे। या लाइक कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ऑटोमेटा है, डीएसए है, कंपाइलर डिजाइन, हर डिजिटल लॉजिक, हर एक चीज पूछी जाएगी। तो आप बिल्कुल। अपने 4-5 साल के टेन्योर में सब्जेक्ट्स भी चेंज करवा सकते हैं रिक्वेस्ट करके कि मुझे अब इस बार इस सब्जेक्ट में दे दीजिए। दैट्स मेरा मानना ये है इस पॉइंट पे कि आप 2 बार से ज्यादा टीएशिप किसी भी सब्जेक्ट की ना करें, क्योंकि हम्म आप अपनी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं कर रहे हैं वहां पे, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आगे के चैलेंजेस के लिए। तो 2 बार के टीएशिप इज मोर देन एनफ टू गेट द बेसिक कंटेंट्स फ्रॉम द सब्जेक्ट। हम्म उसके बाद आप अपना चेंज कर लीजिए, तो आपको एटलीस्ट 4-5 सब्जेक्ट आप पीएचडी की ड्यूरेशन में आप प्रिपेयर कर सकते हैं उस टाइम, सही बात है। और वो अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। हो जाएगी। सर मेरा लास्ट सवाल है आपसे कि जी। आपने पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरल के तरफ सोचा था क्या? आपको कभी ऐसा लगा कि, हालांकि आपने बताया कि आपका सिलेक्शन, क्योंकि एनआईटी त्रिची का सिलेक्शन प्रोसेस भी काफी सरप्राइजिंगली था आपके लिए कि फास्ट था, तो आपको ऐसा लगा क्या या आपके फ्रेंड सर्किल में कि पोस्ट डॉक्टरल नहीं होने की वजह से, या पोस्ट डॉक्टरल एक मस्ट हो गया है आजकल एक्सपीरियंस? तो इसमें मेरे दो सवाल है, क्या आपने पोस्ट डॉक्टरल के बारे में सोचा था, पहला, और दूसरा, आपके फ्रेंड सर्किल और आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने ऐसा पाया कि पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से लोगों को टीचिंग जॉब, जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसमें जॉब लेने में दिक्कत आ रही? नहीं देखिए, इसमें जो मेरा पर्सनल मानना है वो, एक तो ये है कि मैं पोस्ट डॉक्टरल के लिए मैं अपने कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बिकॉज अच्छा। पोस्ट डॉक्टरल नीड्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, है ना, हम्म कि आपको बाहर जाना है, आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, स्पेशली टू होम, है ना, सो देर आर लॉट ऑफ इश्यूज। और हाँ, डेफिनेटली ये जरूर है कि अगर आप पोस्ट डॉक करते हैं, दिस विल हेल्प यू एज अ पर्सन टू डेवलप योर सेल्फ एज अ रिसर्चर, एज अ टीचर, एवरीथिंग। बट ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि अगर आपके पास पोस्ट डॉक नहीं है तो यू कैन नॉट बिकम अ फैकल्टी। ऐसा हम्म बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और ऐसा कहीं भी जरूरी नहीं है। इवन आईआईटीज में आई नो फ्यू पीपल के उन्होंने पोस्ट डॉक नहीं किया है, दे आर फैकल्टी देयर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, पोस्ट डॉक करना अच्छा है, आपको बहुत सारा एक्सपोजर मिलता है, आपको ये समझ में आता है कि लोग बाहर कैसे काम करते हैं, हम्म एक बड़ी टीम में कैसे काम होता है, वो सारी चीजें हम्म समझ में आती हैं। अलग अलग माइंडसेट के लोगों के साथ जो टीम कोलेबोरेशन है वो आप अच्छे से सीख सकते हैं पोस्ट डॉक में। आपको वहाँ पे हम्म लाइक व्हाट आई फील पोस्ट डॉक में, कि आपको दोनों रोल्स करने हैं। आपको यार आपको रिपोर्ट भी करना है सुपरवाइजर को, और आपको रिपोर्ट लेना भी है अपने पीएचडी और मास्टर्स। हम्म, तो जो एक फैकल्टी का जो रोल होता है वो आप प्रैक्टिस सेशन की तरह आप उसको ले सकते हाँ हैं, सही बात है। कि आप वहाँ पे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इट विल सीखने गिव के यू लिए सम बहुत। एक्स्ट्रा टाइम फॉर बिकमिंग ए गुड करेक्ट। academician. करेक्ट। 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 कैसे प्लान करना है अपने लेक्चर्स को, वो सारी चीजें वहाँ पे आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। बट हम्म ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको पोस्ट डॉक करेंगे तभी ही आप फैकल्टी बनेंगे, ऐसा नहीं। हम्म इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर क्रेडेंशियल्स, आपके जो रिसर्च स्किल्स हाँ हैं, जो आपके टीचिंग स्किल्स हैं, वो कैसे हैं। सही बात है। हाँ करेक्ट। वाओ, that was really a nice discussion with you सर, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि आपका जो एक्सपीरियंस है और जो आपने गाइडेंस दी एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, आई होप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके बहुत काम आने वाली है। और इन कंक्लूजन, जितने भी और आप ही इसी वीडियो में मैं अपने सारे जो भी कई लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए, 2 मैंने आईआईटी से लिए, प्रोफेसर जो मेरे नोन थे, अभी ये दूसरा मेरा एनआईटी का है, उससे एक चीज तो कंक्लूड हम कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके की धारणा लेकर अप्लाई मत करिए कि ऐसा होगा। जैसा आपने भी बताया कि दूर है तो वहां पे उधर के लोगों का ज्यादा बोलबाला होगा, उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलती होगी, या आप किसी को जानते नहीं तो शायद आपका नहीं होगा, आपका जैक नहीं है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपना काम करिए, अपनी प्रोफाइल मेंटेन करिए, अपना नॉलेज मेंटेन करिए, एंड दैट्स इट। उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, और कहीं ना कहीं आपका हो ही जाएगा। सो आप अपने पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी चीजों पे ध्यान देने हाँ, की क्योंकि जरूरत नहीं। एक्सटर्नल, मेरा एक सीनियर है वो आईटी रुड़की में, जो उनके साथ मैंने किया था, उन्होंने कहा था कि आप घर बना सकते हैं, आप अर्थक्वेक पे कंट्रोल नहीं ला सकते। वो करेक्ट। करेक्ट। एक्सटर्नल, वो एक जो एक्सटर्नल आपके फैक्टर। कंट्रोल में है आप उसी पे ध्यान दीजिए। सही बात है।
ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपका जैक चाहिए या ये चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे साथ शेयर किया और इस डिस्कशन को किया जिससे काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी. सो थैंक्स लॉट फॉर बीइंग हियर टुडे विद अस. आई होप कि ये सब किसी के लिए हेल्पफुल हो, और अच्छा लगेगा अगर किसी की हेल्प होती है, तो यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच सर. बाय सर. थैंक यू, बाय।